थर्ड एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में रखना है ये है CuCl5 3-। यहाँ पे देखेंगे आप तो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d9 और यहाँ पे Cl- इज वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। तो Cu2+ मीन्स 3d9 है, तो यहाँ पे 3d9 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पेयरिंग तो यहाँ पे होगा नहीं। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे TsP3 या sp3d होगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें d ऑर्बिटल जो यूज़ होता है ये dz² यूज़ होता है। dz² यूज़ होने का मतलब है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा ये, राइट। और पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और इसके बारे में बोल सकते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोर मैग्नेटॉन होगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपको याद रखना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है, आप ऐसे देखो हाइब्रिडाइजेशन तो आप फाइंड कर सकते हो। अभी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है या स्क्वायर पिरामिडल है, इसके लिए अगर वीक फील्ड लिगेंड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी याद रखो कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, तो वीक फील्ड लिगेंड और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आपकी पॉइंट याद रख सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा या dsp3 होगा, कैसे फाइंड करने वाले हो आप, तो आप ऑलवेज वैलेंस बॉन्ड थियरी से फाइंड करोगे। क्लियर है इतना? ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में बात कर लेते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स पे आ दूँ, चलिए नोट में ही अपन ये पॉइंट लिख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि वाटर इज़ वीक फील्ड लिगेंड, फर्स्ट पॉइंट इज़ वीक फील्ड लिगेंड, आपको शायद याद होगा, बट इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ CO3+। ऑक्सीजन डोनर इज वीक फील्ड लिगेंड बट इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ CO3+, ये याद रखो। सेकेंड पॉइंट, अमोनिया NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी बताया था मैंने, SFL, बट इट एक्ट्स एज वीक फील्ड लिगेंड विथ किनके साथ, तो Cr2+, Mn2+, और Mn2+ के बाद Fe2+ एंड CO2+, इनके साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। थर्ड पॉइंट मैंने बोला था मेटल +4 के साथ ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर मेटल पे +4 चार्ज है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 आपको याद होना चाहिए, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के साथ ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब यहाँ पे लार्ज स्प्लिटिंग होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लार्ज स्प्लिटिंग होने से क्या होगा, अगर 3D सीरीज एंड 4D सीरीज के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होगा, dsp2 होगा। ये पॉइंट ध्यान रखो। 4D 5D में आप कोई लॉजिक लगाओ ही मत, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो। क्लियर है? मतलब 4D एंड 5D में ऑलवेज ट्रीट करो कि लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, ठीक, इनको आप वीक फील्ड लिगेंड ट्रीट मत करो। जैसे अपन इसमें कुछ एग्जांपल देखें,
चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं इस पॉइंट में। फर्स्ट एग्जांपल, अगर आपसे बोले कि COH2O होल 6 3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। सेकेंड है CrNH3 होल 6 2+, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। थर्ड MnNH3 होल 6 2+, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। एंड फोर्थ FeNH3 होल 6 2+, एंड फिफ्थ वन CONH3 होल 6 2+। इन सबका अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो आप जल्दी से आंसर दे दिए, चाहे तो वीडियो पॉज करें और फिर से आप ट्राई करें और सबका आंसर दें आप। बस यही थोड़े से एक्सेप्शन टाइप है, अदरवाइज वाटर ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड होगा। सिर्फ यहीं पे कोबाल्ट 3+ में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो कोबाल्ट 3+ मतलब आपको समझ में आना चाहिए ये 3d6 है, 3d6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको समझ में आ रहा होगा, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा D6 में, D2sp3। आप की पॉइंट से भी कर सकते हो यार, क्लियर है। क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ मतलब ये क्या हो जाएगा 3d4 है, और NH3 वीक फील्ड लिगेंड है, मीन्स डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो अब हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा, sp3d2, क्योंकि d4 अब आप ऐसे फिल करने वाले हो, मतलब 1 2 3 4, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। और फिर से d4 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट √24 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। Mn2+ मीन्स Mn2+ का कन्फिग्रेशन 3d5 है। फिर से यार अमोनिया यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, क्लियर है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन या हाई स्पिन, तो सिंस ये वीक फील्ड लिगेंड टाइप ट्रीट कर रहे हैं इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Fe2+ आप देखेंगे, Fe2+ ये 3d6 है, यहाँ भी अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये भी हाइब्रिडाइजेशन D6 में वीक फील्ड लिगेंड। बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। फिफ्थ में भी यार आप देख सकते हो कोबाल्ट 2+ मीन्स ये 3d7 है और वीक फील्ड लिगेंड है, डेल्टा ओ लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3d2। आप इजीली बता सकते हो, बस आपको ये मानना है इन 4 केसेस में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है, बस ये याद रखो। वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिर्फ कोबाल्ट 3+ में होता है, तो बहुत इजी होगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से 6th वन, इरिडियम Cl6 3-। आपको पता है इरिडियम कहाँ पे होता है, इरिडियम मतलब कौन रहेगा इधर, ऐसे ही। तो कोबाल्ट के नीचे रहेगा के नीचे इरिडियम है, और ये 5d सीरीज का है। 5d सीरीज मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, मीन्स डेल्टा ओ इज ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी, राइट। तो अब यहाँ पे इरिडियम पे 3+ चार्ज है, तो अब इसको आप मानो कि इरिडियम 3+, कोबाल्ट 3+ होता तो 3d6 होता, तो इरिडियम 3+ मतलब ये हो जाएगा 5d6 टाइप। तो d6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3। अब ये मानो ऑलवेज 4d 5d सीरीज में, फिर से बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4d 5d सीरीज में ऑलवेज डेल्टा ओ विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखो आप, क्लियर है क्या।
और यहाँ पे जनरली हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही होता है, ठीक ना। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो यार, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होता है आपको पता है कि यहाँ पे D में 3 होते हैं नीचे, राइट, और 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, और इनका ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको अपन डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका बैरी सेंटर नीचे होता है। ये जो एनर्जी है, ये बैरियर सेंटर अपन एवरेज लेते हैं, तो ये -0.4 डेल्टा O होता है। ऊपर वाला एनर्जी, ये ऊपर का एनर्जी डिफरेंस पॉइंट प्लस में 0.6 डेल्टा O होता है। क्लियर है? अब आपको ये मानना है कि कभी भी ये नीचे वाला सेट T2z है, ऊपर वाला सेट EZ है। कभी भी अगर आपको ऐसा कन्फिग्रेशन आ जाए कि लेट्स से T2z में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, EZ में 0 है, इसका CFSE कितना होगा? तो यार T2z में 1 इलेक्ट्रॉन, तो और आपको पता है T2z में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका एनर्जी हो जाएगा -0.4 डेल्टा O। क्लियर है? अगर ऐसी T2z में 2 इलेक्ट्रॉन हो, फिर क्या करोगे आप? तो -0.4 इंटू डेल्टा O, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे T2z 3 है, फिर क्या करोगे? -0.4 डेल्टा O इंटू 3 इलेक्ट्रॉन। T2z 4 होता, राइट। अब देखिए T2z में 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या होगा? T2z में 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे 1114 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ये हो जाएगा -0.4 डेल्टा O इंटू 3, सॉरी इंटू 4, ये होगा -0.4 डेल्टा O 1 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी T2z में। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो -0.4 डेल्टा O इंटू 4, और एक ऑर्बिटल पेयर भी है, तो पेयरिंग करने में एनर्जी रिलीज होता है, तो मुझे प्लस पेयरिंग एनर्जी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं, लेट्स से T2z 6 EZ 2, सोचो कैसे लिखने वाले हो आप? T2z 6 EZ 2 मीन्स T2z में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, और EZ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखने वाले हो -0.4 डेल्टा O इंटू 6, ये T2z के इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O, ये EZ सेट का इलेक्ट्रॉन हो गया। EZ वाले को पॉजिटिव में लिखते हैं बिकॉज ये एवरेज एनर्जी या बैरियर सेंटर के ऊपर होता है। T2z वाला बैरियर सेंटर के नीचे है, इसलिए अपन इसको नेगेटिव देते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हैं, तो +3p लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं लिख सकता हूं कि CFSE इक्वल्स टू -0.4 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2z प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EZ, प्लस जितने भी पेयर हैं तो प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो ये CFSE हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है फिर कैसे लिखोगे? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि ये होता है कुछ 2 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे,
3 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे और इनका बैरियर सेंटर ऑलमोस्ट ऊपर रहता है। ये एनर्जी होता है +0.4 डेल्टा टी हो जाएगा, नीचे वाला एनर्जी -0.6 डेल्टा टी हो जाएगा, बिकॉज ये एनर्जी डिफरेंस को अपन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? और आपको पता है कि डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा टी इज़ 4/9 डेल्टा ओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, CFSC विल बी इक्वल टू -0.6 डेल्टा टी इंटू क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EZ प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो ये CFSC हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग दीजिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे डिसाइड करेंगे, या के फॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखो यार, आपको अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मूला है मेटल और इससे x नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड है। MLX का अगर आपको फॉर्मेशन का अगर इक्वेशन लिखना है तो आप लिखोगे मेटल प्लस x टाइम्स नंबर ऑफ लिगेंड। मेटल पे जो भी चार्ज होगा, लेट्स से मैं इस पे n+ चार्ज दे देता हूँ, राइट। मेटल पे चार्ज है तो मेटल प्लस जितने भी लिगेंड है तो x टाइम्स लिगेंड्स। ये जो एक्सप्रेशन है मेटल प्लस x टाइम्स लिगेंड्स, x इज नंबर ऑफ लिगेंड, तो मेटल प्लस x टाइम्स लिगेंड इज कन्वर्टिंग इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं के फॉर्मेशन कांस्टेंट। और इस फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन के फॉर्मेशन बोल सकते हैं। के फॉर्मेशन बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट को बेसिकली अपन बोलते हैं के इनस्टेबिलिटी बोलते हैं। बैकवर्ड इनस्टेबिलिटी इसलिए बिकॉज MLX जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो रहा है M+ और XL में, तो ब्रेक हो रहा है, मतलब इसको अपन के इनस्टेबिलिटी बोलते हैं। याद रखो कि कॉम्प्लेक्स का जो के फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट 10⁻20 या इनके रेंज का होता है, इतना ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, ठीक। चलिए जैसे आप बताइए कि सोचो आपको AgCN2 पे माइनस है, आपको इसके लिए के फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है। तो क्या करोगे आप, कैसे लिखने वाले हो, Ag पे प्लस है प्लस 2Cn माइनस है, तो इस रिएक्शन के कांस्टेंट को बोलेंगे अपन के फॉर्मेशन ऑफ किसका, AgCN2 माइनस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप चलिए एक खुद से बताएं आप, FeCN6 माइनस, आप इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताएं। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe पे 3+ है तो Fe3+ प्लस 6Cn माइनस, बिकॉज यहाँ पे आयरन पे 3+ चार्ज है और यहाँ पे 6 साइनाइड है, तो 6Cn माइनस। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे, के फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 माइनस। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज बोल सकते हो यार कि के फॉर्मेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या होगा,
इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि कंपेयर के फॉर्मेशन, आप चेक करें कि कॉम्प्लेक्स कौन सा स्टेबल है, और कॉम्प्लेक्स कौन स्टेबल है कैसे डिसाइड करते हैं, तो जिसका CFSE ज़्यादा होगा। CFSE के लिए मैंने आपको बताया 4-5 पॉइंट्स कैसे चेक करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, मेटल पे चार्ज ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो स्टेबल होगा, चेलेशन से स्टेबल होता है, और फिर मैंने नंबर ऑफ लिगेंड पे बताया था, राइट। तो चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप ये ट्राई करें। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ which of the following has higher KF? फर्स्ट कंपाउंड है इसमें CuEn होल थ्राइस 2+, सेकेंड कॉम्प्लेक्स है CuH2O होल 6, फर्स्ट पे 3+ है, CuH2O होल 6 3+, थर्ड है CuCl होल 6 3-, एंड फोर्थ इज CuNO2 होल 6 3-। तो आपको ट्राई करना है कि इन 4 में के फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किसका हो। सोचिए, आपका आंसर आना चाहिए कि देखिए यहाँ पे कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है, तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको पता है CuEn होल थ्राइस में चेलेशन होता है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका के फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब से अपन एक छोटा सा टॉपिक और है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग दीजिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है। अब ऐसे सोचो कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड आपने देखा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं। मेटल है, मेटल से 6 लिगेंड्स, अगर Ml6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग भी कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में आपको पता है कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। मीन्स T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल नीचे होते हैं और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। ऐसे ही स्प्लिटिंग होता है, राइट। आपको मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के टाइम पे कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, आपको क्या फील करना है कि लेट्स से एक मैंने ऐसे क्यूब ड्रॉ किया और क्यूब के सेंटर पे मैंने मान लिया कि मेटल है, और मेटल एक सेंटर पे नहीं, यहाँ पे क्या माना, जस्ट कॉर्नर पे मेटल है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड्स आ रहे होंगे +और -x, वाई एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड्स आ रहे होंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड्स आ रहे होंगे +और -z। ऐसे ही हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सोचा था, राइट। अब सोचो कि 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स आ रहे हैं, मतलब मेटल है और 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे तो फिर ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा और ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्लियर है। अब सोचो कि अगर मान लो कि 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स अप्रोच कर तो रहे हैं, अगर सब में मीन्स मेटल के जितने भी ऑर्बिटल हैं
डी ऑर्बिटल है, लेट्स से T2z वाले और EZ वाले, सब में अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने भी ऑर्बिटल हैं TXY, DYZ, TXZ, सब में अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सारे ऑर्बिटल पे रिपल्शन लगेगा और ये ऑक्टाहेड्रन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि लेट्स से एक ऑर्बिटल है, इस 5 ऑर्बिटल में, मतलब DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2, DZ2 में एक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से आप ऐसे इमेजिन करो DXY, DYZ, DXZ में इलेक्ट्रॉन है 2-2, और मान लो कि DX2, Y2 में लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, DZ2 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो T2z वाले हैं इन पे तो रिपल्शन लगेगा, और EZ वाले में, अब जो EZ सेट ऑफ ऑर्बिटल है, इनमें एक ऑर्बिटल पे ज़्यादा रिपल्शन लगेगा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस ऑर्बिटल में और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन में, लिगेंड्स को अपन नेगेटिव चार्ज मानते हैं, तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ऑर्बिटल और लिगेंड में रिपल्शन कम होगा। मीन्स अब क्या होगा कि अगर किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर आप ऐसे समझें कि अगर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, अगर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे लिगेंड्स का रिपल्शन इवन नहीं होगा। मीन्स लिगेंड्स का रिपल्शन कुछ रैंडम होगा, किसी ऑर्बिटल पे ज़्यादा रिपल्शन होगा, किसी ऑर्बिटल पे कम रिपल्शन होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब सोचो यार, जिस ऑर्बिटल पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, मान लीजिए एक ऑर्बिटल है उसका रिपल्शन ज़्यादा हो गया, एक ऑर्बिटल पे रिपल्शन कम हुआ, तो इससे क्या होगा, अभी जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बन रहा था, मेटल यहाँ पे एग्जैक्टली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बन रहा था, अब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। आपको पता ना ऑक्टाहेड्रन क्या होता है? जैसे ऐसे स्क्वायर बनाओ और स्क्वायर के ऊपर ऐसे ही पिरामिड ट्राई करो, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये जो पिरामिड बनेगा नीचे से भी और ऊपर से भी, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। अगर ये सबका लेंथ इक्वल होगा, सबका लेंथ इक्वल है, तब तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बनेगा। लेकिन अगर मान लो एक लेंथ ज़्यादा है, एक लेंथ कम हो गया, राइट, तो अब क्या होगा, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन हो जाएगा। मीन्स ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्टॉर्शन कब होगा, जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इवन नहीं होंगे। अगर ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रन में डिस्टॉर्शन होगा, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इतना क्लियर है? तो चलिए एक, अब इसमें भी अपन थोड़ा सा और अगर आगे सोचें, ठीक, तो ध्यान से सुनना ये पार्ट पे। अगर ऑर्बिटल, ध्यान सुनना, अगर ये T2z है, EZ है, ये T2z में 3, EZ में 2, आप देख लो ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो सारे ऑर्बिटल पे इक्वल रिपल्शन लगेंगे, इक्वल रिपल्शन लगने से ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बनेगा। लेकिन यार मान लो मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें T2z तो चलो परफेक्टली सिमेट्रिकल है, EZ में एक में इलेक्ट्रॉन है, एक में नहीं है। ये जो मैंने केस लिया है इसमें T2z मतलब नीचे वाला ये सिमेट्रिकल है, और EZ क्या है, अनसिमेट्रिकल है। EZ वाले केस में अनसिमेट्रिकल है, तो EZ वाले पे अनइवन रिपल्शन लगेगा। दूसरा केस लेता हूँ, लेट्स से ऐसा कुछ केस है, थर्ड केस 1 1 1 1 1, ऐसा केस है। इसमें सोचें आप, इस केस में क्या हो रहा है कि T2z अनसिमेट्रिकल है और EZ सिमेट्रिकल है। क्लियर है? तो ये मतलब फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। पहले आप ये समझने का ट्राई करो कि फर्स्ट केस में T2z सिमेट्रिकल है, सब में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, EZ भी सिमेट्रिकल है। अगर दोनों ही सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं, ऑक्टाहेड्रन परफेक्ट बनेगा, नो डिस्टॉर्शन। सेकेंड केस में क्या होगा,
T2G सिमेट्रिकल है, EG अनसिमेट्रिकल है। तो अगर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा, राइट। थर्ड केस में T2G अनसिमेट्रिकल है, EG सिमेट्रिकल है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड केस में दोनों में से डिस्टॉर्शन किस में डोमिनेट करेगा, मीन्स किस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ये कैसे सोचोगे? तो देखो यार, जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल मीन्स dz² और dx²y², यही है। ये लिगेंड्स को दोनों ही डायरेक्टली फेस करते हैं। तो अगर ये दोनों लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें अनसिमेट्री है, मतलब एक में इलेक्ट्रॉन रहेगा एक में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तब एक ऑर्बिटल पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक पे रिपल्शन कम रहेगा। मेरी बात ध्यान से फिर से सुनो। अगर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल मतलब जो लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस करते हैं, ऑक्टाहेड्रन में यही होता है। EG सेट ऑफ ऑर्बिटल या एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस करते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली फेस करेंगे तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर इनमें अनसिमेट्री हुआ, लेट्स से dz² में 2 इलेक्ट्रॉन है और dx²y² में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इनमें अनसिमेट्री हुआ तो अब क्या होगा, जो dz² पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगेगा, dx²y² पे रिपल्शन नहीं लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में देखोगे, लेट्स से dxy है, dyz है, dxz है, इनमें अगर लेट्स से अनसिमेट्री आ जाए तो अभी क्या होगा, लेट्स से dxy, dyz, dxz, ये तीनों ही लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस नहीं करते हैं, लिगेंड्स को ये डायरेक्टली फेस नहीं करते हैं, राइट। तो अगर ये डायरेक्टली फेस नहीं करेंगे तो अब इनमें अगर अनसिमेट्री आएगा, इनमें अनसिमेट्री के कारण जो डिस्टॉर्शन होगा वो रिलेटिवली कम होगा। तो अपन यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं, इनमें अगर अनसिमेट्री रहे तो सिंस ये लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस नहीं करते हैं तो डिस्टॉर्शन रिलेटिवली कम होगा। लेकिन अगर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल जो लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस करते हैं, इनमें अगर अनसिमेट्री हुआ तो डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये पॉइंट समझ में? पहले तो मैंने आपको ये बताया कि T2G और EG दोनों में ही अगर अनसिमेट्री हो तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन नहीं बनेगा, अनसिमेट्री होने के कारण डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन T2G और EG में भी EG सेट ऑफ ऑर्बिटल लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस करते हैं। डायरेक्टली फेस करने के कारण अगर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में अगर अनसिमेट्री हुआ तो डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? इसलिए भी ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, लिखिए सारे पॉइंट्स। आप ये सब कुछ भी मत ड्रॉ करो, ये पॉइंट लिखो सर। लिखिए कि अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट, according to John Taylor effect, distortion in regular octahedron geometry, according to John Taylor effect, distortion in regular octahedron geometry occurs. Distortion in regular octahedral geometry occurs when unsymmetrical distribution of electron takes place in EG set of orbital, takes place in EG set of orbital, मतलब EG के केस में डोमिनेट करेगा। क्लियर है? जैसे पहला केस है, मान लो कि आपके पास D4 कन्फिग्रेशन है और वीक फील्ड लिगेंड है। ऑक्टाहेड्रन में सोचो D4 में वीक फील्ड लिगेंड,
कैसे फिल करोगे? T2Z में तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 1 1। EZ में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जैसे इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखा जाए तो क्रोमियम 2+ है, अगर D4 है, वीक फील्ड लिगेंड है, T2Z में 3, EZ में 1। EZ देखिए यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, अगर मान लीजिए D7 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, और EZ में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ भी देखेंगे आप, EZ सेट ऑफ ऑर्बिटल में अनसिमेट्री है, जैसे एग्जांपल में आप कोबाल्ट 2+, निकेल 3+, इन सब में हो सकता है। थर्ड एग्जांपल है D9 में, आइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो। D9 अगर आप फिल करेंगे किसी में भी, तो ये ऑलवेज ऐसे ही फिल होगा, राइट? जैसे Cu2+ है, तो D9 के केस में भी आप देखेंगे EZ सेट ऑफ ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। आप नोट कर ले पॉइंट, फिर इस बार चाहो तो ये लिख लो पॉइंट कि EZ में ही ये डोमिनेट क्यों करता है, इसका रीज़न लिख लो। लिखो कि EZ ऑर्बिटल फेस डायरेक्टली एट लिगेंड, EZ ऑर्बिटल फेस डायरेक्टली एट लिगेंड्स, so unsymmetrical filling of electron causes octahedral distortion. EZ orbital face directly at ligand, so unsymmetrical filling of electron causes octahedral distortion. नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि T2Z orbital lies in between approaching ligand. T2Z orbital lies in between approaching ligand direction. T2Z orbital lies in between approaching ligand direction. So, in unsymmetrical filling of electron in T2Z, orbital causes less distortion, which is negligible. So, in unsymmetrical filling of electron in T2Z orbital causes less distortion, which is negligible. तो अपन इसलिए सबसे ज़्यादा भाव देते हैं EZ में अनसिमेट्री हो, राइट? T2Z में अनसिमेट्री को अपन नेग्लेक्ट करते हैं यूजुअली। तो ये हो गया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अपन अब चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसमें आप पहला लिख सकते हैं। पहला तो यूजेस ऑफ EDTA, शायद अपन ये पढ़ भी चुके होंगे, ठीक? इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो आप। EDTA का यूज़ क्या होता है? फर्स्ट, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ EDTA में फर्स्ट लिख लो कि टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकेंड, used in estimation of Ca2+ and Mg2+ ion at high pH. Used in estimation of Ca2+ and Mg2+ ion at high pH. Third point, used for treatment of lead poisoning.
अपने पढ़ा था जैसे Pb2+ है और आप इसमें ये ऐड कर दो कैल्शियम EDTA 2- ऐड कर दो आप, तो ये बन जाएगा PbEDTA 2- प्लस कैल्शियम 2+। तो ये PbEDTA 2- वाटर सॉल्युबल होता है, फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। चलिए फिर सेकंड आते हैं। सेकंड है विल्किंसन्स कैटलिस्ट। विल्किंसन्स कैटलिस्ट। तो विल्किंसन्स कैटलिस्ट क्या होता है यार, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। ये है PPH3 रोडियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये रोडियम क्लोराइड। तो इसका विल्किंसन्स कैटलिस्ट का यूज़ कहाँ पे है, तो ये यूज़ आता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन के हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन। तो अगर आपको इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो कुछ मत करो, आप इसके साथ विल्किंसन्स कैटलिस्ट ऐड कर दो, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये विल्किंसन्स कैटलिस्ट का यूज़ है। थर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये होता है C2H5 होल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। ये होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस ट्राईक्लोरो टाइटेनियम। इसको अपन इस मिक्सचर को ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज़ आता है, तो यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अगर आपको अल्कीन का पॉलीमर बनाना है, मतलब N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, N मॉलिक्यूल को मिलके कंबाइन करना है, तो आप ये ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इथीन है, तो इथीन को बहुत सारे इथीन मिला दो, इसको पॉलीथीन बोलते हैं यार। तो पॉलीथीन बनाना है तो कुछ मत करो, इथीन में के साथ आप ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट ऐड करो, ये मिल जाएगा। ठीक, फिर आप कुछ पॉइंट्स याद रखें कि जैसे एक ये याद रखें आप कि विटामिन B12 में कोबाल्ट 2+ होता है, क्लोरोफिल में Mg2+ होता है, हेमोग्लोबिन में आप सबको पता होगा किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो हेमोग्लोबिन में आयरन 2+ होता है, इंसुलिन में जिंक 2+ होता है और मायोग्लोबिन में Fe3+ होता है। इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो ये बस आपसे पूछ सकते हैं कि इंसुलिन में किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो आपको याद होना चाहिए कि जिंक 2+ का होता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है फोटोग्राफी में। पहले के ज़माने में फोटोग्राफी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज़ होता था, ठीक है, जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का ज़माना था। आप लिख लीजिए कि इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी AgS2O3 होल ट्वाइस 3- सॉल्यूशन इज यूज्ड। AgS2O3 होल ट्वाइस 3- का सॉल्यूशन यूज होता था। एक आप और लिख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में,
इसमें लिख लीजिए एक लाइन कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर, in electroplating of gold and silver, complex compound like KAgCN whole twice is used। और आप अगर आपको गोल्ड का करना है तो आप ये भी ले सकते हो AuCN whole twice माइनस in electroplating of gold and silver, complex compound of KAgCN whole twice and AuCN whole twice minus is used to keep the plating smoother। To keep the plating, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो ये स्मूथ होना चाहिए, इसके लिए अपन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज़ करते हैं। ठीक, तो चलिए ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू।